वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू थॉमस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर्स की मीटिंग चालू है जूम पे। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हम जो भी कोई प्रश्न पूछे वो अनम्यूट कर ले, बाकी सभी म्यूट रखें, जिससे हमारा एक कोई भी डिस्ट्रैक्शन बीच में ना रहे। सभी अपने इसको म्यूट कर लें जी। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, अभी सबका ही ये बड़ा प्रश्न है कि हम शुरू करें डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि दोबारा से ये एक वेव चल पड़ी है। सबने मान लिया था कि कोरोना चला गया है और सभी मस्ती मना रहे थे और मस्ती से सेलिब्रेट कर रहे थे कि अभी तो वैक्सीन भी आ गई है और बहुत सारी चीजें, हम तो दोबारा से अपने बैक टू हमारे रूटीन आ गए हैं। तो सर, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो यही है कि हम कैसे क्या माने कि इसका ये सेकंड वेव है जो, इसका क्या बड़ा रीजन है कि एकदम से ये पहले वाली से भी ज्यादा एकदम से तेजी से चल रही है? तो क्या मानते हैं डॉक्टर साहब इसको हम? देखिए, क्या होता है कि हम अभी डील कर रहे हैं, ये इसको आप वेव कहिए, कोई सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये सिर्फ एक बोलने की बात होती है। मोटा मोटा समझने की ये बात है, कोविड हमारे बीच में हमेशा कुछ नहीं बोला वायरस। समझे? हेलो मैम, प्लीज एक बार आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्या करूँ? हाँ जी जी जी। क्या होता है कि जब हम वायरसेस की बात करते हैं, वायरसेस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट होते रहते हैं। कई बार ये म्यूटेट हो जाते हैं और ज्यादा खतरनाक तरीके से, कई बार ये म्यूटेट हो जाते हैं कमजोर होने के लिए। तो ये कोई नहीं जानता कौन सा वायरस किस तरह म्यूटेट होगा। तो जो हम कह रहे थे कि कोरोना चला गया है या कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना हमारे बीच में हमेशा था। एक तरह का स्ट्रेन हमारे बीच में इतना फैल गया था कि उसकी हमें सॉर्ट ऑफ बड़े शहरों में इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब फिर से जो अब हमारे बीच में है, ये एक अलग तरह का स्ट्रेन है, जो वायरस का थोड़ा सा म्यूटेंट फॉर्म है। जब थोड़ा सा भी वायरस म्यूटेट करेगा, या तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, या वो ज्यादा कम्युनिकेबल हो जाएगा, या जिसको हम बोलते हैं ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाएगा, या दोनों। इस टाइम जो ये वायरस है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी फैल रहा है। और अब पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी सीवियरिटी भी बढ़ी है। पहले इतने सीवियर केसेस नहीं आ रहे थे, अब बहुत ज्यादा केसेस के अंदर सीवियरिटी बढ़ गई है। तो हमने जो कोताही बरती, हम लोगों ने जो सब कुछ ओपन कर दिया, सब लोगों ने डिस्टेंसिंग छोड़ दिया, मास्क भी हार्डली लोगों ने पहनना शुरू करा था बीच में, ये सब गलत चीजें हैं। अभी भी अगर हम कहें, हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन दो ही चीजें होंगी, वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग। उससे बड़ा कुछ भी अच्छा नहीं है अभी भी। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, हमारे जिस रिलेटिव ने सबसे ज्यादा मास्क लगाए और लगातार लगा के रहे और सबसे पहले कोरोना उन्हीं को हुआ। ये क्या सिस्टम है सर? पता नहीं लगता कुछ भी। क्या ये साइकोलॉजिकल गेम भी है कुछ, ऐसा मानते हैं आप सर? नहीं, देखिए, साइकोलॉजिकल तो बिल्कुल नहीं है। मैं ये क्लियरली बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से हम डॉक्टर्स, मैं हूं या कोई भी जो कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग पेशेंट्स को सिक होता हुआ देख रहे हैं, तड़पता हुआ देख रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये एक्चुअली बहुत खराब बीमारी है और हमारे बीच में है। मास्क की जहां तक बात है, देखो, सिर्फ मास्क लगाना अपने आप में काफी नहीं है। ढंग से मास्क लगाना, सही तरह से मास्क लगाना, 90% गोयल जी, मैं आपको बताऊंगा, मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि मास्क है वो नीचे लटका हुआ है, जी जी। नाक से लटका हुआ है, कभी गले में लटका हुआ है। उसी मास्क को हम उतार के जेब में रख लेते हैं, फिर दोबारा उस मास्क को पहन लेते हैं। मास्क का सबसे बड़ा एक तरीका होता है कि मास्क के दो सरफेसेस हैं हमारे, मोटा मोटा, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। आउटर सरफेस हमारा गंदा सरफेस है, जिसके ऊपर और लोगों ने भी खांसी करी है, आपके चारों तरफ लोग छींक रहे हैं। अगर आप उसी पे हाथ लगा के उस मास्क को नीचे रख लोगे और दोबारा उस हाथ को अपने मुंह पे टच कर लोगे, तो सबसे पहले कोरोना आपको होगा, मोर देन जाके उसने मास्क ना पहना हो, उससे भी ज्यादा। जी सर। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि स्ट्रेन की बात की कि ये नए तरह का स्ट्रेन है, तो थोड़ा सा और डिस्क्राइब करो सर। क्या मतलब क्या है कि पहले वाले से और अब वाले में क्या मेजर डिफरेंस क्या है? क्या ये ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है या क्या है? थोड़ा सा बताइए।
देखिए, अगर हम साइंटिफिक तौर पे बात करें तो साइंटिफिक तौर में तो ये है कि इसके जो आपने कोरोना का आपने फोटो देखी होगी, आजकल हर एक को कोरोना वायरस की फोटो पता है, अभी कोई जी नई बात तो है नहीं। जी उसके ऊपर जो स्पाइक्स होते हैं उसको हम प्रोटीन स्पाइक्स बोलते हैं। जी एक ना एक स्पाइक के अंदर म्यूटेशन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन स्पाइक म्यूटेशन। जी उससे जी वायरस एक नया तरह का वायरस बन जाता है। जी जी अब ये हो गया, वही मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया आपको कि जी जब वायरस इस तरह म्यूटेट करता है, काफी बार वो ज्यादा डेंजरस बन जाता है और काफी बार वो ज्यादा इन्फेक्शियस बन जाता है। जी इस टाइम ये वायरस इन्फेक्शियस बन गया है। इसका मतलब होता है कि बहुत ही जल्दी अगर एक फैमिली मेंबर को हो रहा है, तो अब मैंने इस बार नहीं देखा कि घर में किसी एक मेंबर को है तो किसी और को ना फैलाओ। 4 मेंबर 5 मेंबर सबको हो जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, किसी एक मेंबर को हुआ, बाकी चारों को नेगेटिव आ गया, वो उस मेंबर को हमने आइसोलेट कर दिया। इस बार हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। इस बार बहुत जल्दी फैला है और इतना रैपिड स्प्रेडिंग है, इसको हम आर नंबर बोलते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन नंबर, कि कितनी जल्दी वो वायरस एक से दूसरे में फैलता है। और जी ये बहुत ज्यादा हो गया है इस बार। जी जी। तो डॉक्टर साहब एक बात और सुनने में आई है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड या वायरस इन द एयर, तो एयर स्प्रेड भी हो रहा है, तो आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब इसके लिए? देखिए, जो लेटेस्ट लैंसेट की स्टडी आई है, जो और बहुत ही पिछले कुछ दिनों के अंदर आई है, कि वायरस के अंदर एयर स्प्रेड के बारे में उन्होंने पुष्टि करी है कि वायरस एयर स्प्रेड से होता है। देखिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वायरस डेफिनेटली एयर स्प्रेड होता है, चाहे वो बिगनिंग वाला वायरस था या ये वायरस है। कोई भी इस बात को नहीं झुटला रहा है कि एयर स्प्रेड नहीं होता। बट एयर भी डिपेंड करता है कि कितनी डेंस एयर है, कितने क्लोज इन्वायरमेंट में है, और आप कितना ड्रॉपलेट आपके अराउंड है। मतलब क्या है इसे कहने का, अगर आप एक क्लोज्ड एरिया में हैं, जैसे किसी लिफ्ट के अंदर हैं या किसी क्लोज्ड ऑडिटोरियम के अंदर हैं या रूम के अंदर हैं जहाँ पे किसी को ये इन्फेक्शन है, तो ये आपको फैल जाएगा। किसी ने छींक दिया तो वो ड्रॉपलेट एयर के थ्रू ही आपको फैलेंगे। लेकिन अगर आप एक खुले एरिया में हैं जहाँ पे दूर दूर लोग हैं, तो ये उसको हम एयर स्प्रेड नहीं बोलते। वो एयर स्प्रेड नहीं होता। एयर स्प्रेड होता है कि क्लोज्ड इन्वायरमेंट में पास रहने से ड्रॉपलेट्स आप तक बहुत जल्दी पहुंचते हैं, उसको हम एयर स्प्रेड बोल रहे हैं। जी जी जी। तो सब क्या मेजर लक्षण क्या माने कि एक बंदा कैसे देखे कि मेरे को कोरोना होने वाला है या हो गया है, मतलब थोड़े से मेन जैसे बंदा अपने आप को ही थोड़ा सा चेक कर पाए? ओके, देखिए क्या होता है कि कोरोना के लक्षण तो अब हम इतना है कि बच्चा बच्चा ऑलमोस्ट जानता है कि अब जी जी सबको पता है कि मुझे खांसी हो रही है, मेरे गले में दर्द है, बुखार आ रहा है, हेडेक हो रही है, या नाक बह रही है, या सांस लेने में तकलीफ। ये सारी चीजें तो शुरू से हैं, वो अभी भी हैं। मैं उन चीजों की बात करना चाहूंगा कि जो लक्षण इस पर्टिकुलर वायरस में ज्यादा जी कॉमनली जी देखे जा रहे हैं, जी जो पहले वाले में ज्यादा नहीं थे। जी। इस वायरस के अंदर बहुत कॉमनली वॉमिटिंग्स हो रही हैं। इस कम- वायरस के अंदर बहुत कॉमनली पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स उठ रहे हैं। बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं जो सिर्फ एक सिम्टम लेकर आए हैं कि लोअर बैक में पेन हो रहा है, और कोई सिम्टम नहीं है, हमने चेक कराया तो कोरोना पॉजिटिव आ गया। वॉमिटिंग्स, बहुत खराब वॉमिटिंग्स। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 2-4 दिन तो पेशेंट इसी कंफ्यूजन में अपने वेस्ट कर देता है कि शायद मैंने कुछ बाहर खा लिया होगा, मेरा पेट खराब हो गया होगा, इसलिए मुझे उल्टी आ रही है, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बाद में पता चलता है ये तो कोविड का लक्षण है। तो जी इस वाले के अंदर वॉमिटिंग, पेट में दर्द होना, हेडेक्स, और फीवर जो बहुत जल्दी से नहीं टूट रहा है। पहले फीवर हम पैरासीटामोल देते थे, बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। इस बार 3-3 4-4 5-5 बार लोग पैरासीटामोल ले रहे हैं, फिर भी फीवर 102 तक जा रहा है, 103 तक जा रहा है। हाई स्पाइकिंग फीवर है इस बार। डॉक्टर साहब जैसे अब मेरे को फील हो रहा है कि मान लो मेरा उल्टी आ रही है, एकदम से मेरा पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको इमीडिएट क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको अपना एक थॉट देखो कि आपने अभी पिछले 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आपने क्या एक्सपोजर रहा। आप कहीं बाहर गए, कोई बाहर से कुछ खाया, आपके घर में किसी और को भी, सपोज अगर लेटेस्ट से कि आपने कोई बाहर का खाना खाया और सेम खाना 4-5 लोगों ने खाया, सबका पेट खराब हो गया, तो वो एक अलग लक्षण है। अब आप कहते हैं कि आप अपने आप हैं, आप ऑफिस गए, लेकिन ऑफिस आने के बाद अगले 1-2 दिन के अंदर आपके पेट में अजीब से क्रैम्प की फीलिंग आ रही है, या लूज मोशन हो रहे हैं, या उल्टी आ रही है, और साथ में फीवर भी आ रहा है, तो आज के टाइम पे हमें कोविड को भी रूल आउट करना पड़ेगा। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, कुछ महीने पहले भी ऐसा नहीं था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, मार्च की बात करें, अप्रैल की बात करें, तो अब हमें उस चीज को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा।
ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करे सर? वो घर पे रह के मान लो और उसको फीवर नहीं आ रहा, लेकिन उसको थोड़ा सा क्रैमिंग और उसको उल्टी का मन हो रहा है, तो थोड़ा सा और बताएं डॉक्टर साहब। देखिए क्या होता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट का बहुत तरह, देखो जो उल्टी के बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं जो हमारी ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, जैसे कि हमारी डोमपेरिडोन है, ऑन्डेंसेट्रॉन है, ये सब दवाइयां आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं कि जो आपकी उल्टी की फीलिंग को सप्रेस कर देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की है कि हमें कब तक प्राइमरी ट्रीटमेंट पे रिलाई करना है। लेट अस से कि आप एक यंग एडल्ट हैं, हेल्दी हैं, ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है जो अनकंट्रोल्ड है, आपकी एज ज्यादा है, और अगर आपके लक्षण ऐसे हैं कि जो शायद हमें फिर डाउट है कि कोरोना के फेवर में जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। आजकल ऑनलाइन कंसल्ट करिए, टेली कंसल्ट करिए, जो भी आपके डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर से बात करिए। हर डॉक्टर आपको सही गाइड करेगा, कोई गलत गाइड नहीं करेगा। हर डॉक्टर आपको समझाएगा कि ये पॉसिबिलिटी है। सेल्फ मेडिकेशन को हमें कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि उससे हम टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं। हम सिर्फ सेल्फ मेडिकेट करते रहेंगे। हमें एक और बात इस वायरस के अंदर ध्यान में रखनी है कि ये वाला वायरस यंग लोगों में बहुत ज्यादा जल्दी है। पहले हमें दिखता था कि ओल्ड लोगों में ज्यादा हो रहा है, इस बार 40, 50, 30 की एज में भी बहुत कॉमनली है, और वो लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। यही थोड़ा चिंता का विषय भी है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमारा बहुत लंबा इंतजार था कि वैक्सीन आएगी, और वैक्सीन भगवान की कृपा से इंडिया में सबसे पहले इजाद भी हुई, और हमने बहुत अच्छे से इसको एक ड्राइव भी चलाया, और बहुत सक्सेसफुली इसको आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं आपकी वैक्सीन का कितना बड़ा रोल है? कुछ मिथ्स भी है वैक्सीन के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन से बॉडी के कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो जाते हैं, वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। गाँव में तो बहुत बड़ा मिथ है। थोड़ा वैक्सीन के बारे में डॉक्टर साहब हमें बताएं। देखिए, अभी हमारे पास जो दो वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अब उन्होंने थर्ड वैक्सीन भी अप्रूव कर दी है जो स्पुतनिक 5। बेसिकली वैक्सीन का क्या होता है, एक चीज हमें समझनी है कि दो टर्म्स को हमें याद रखना है। एक होता है इन्फेक्शन और एक होती है डिजीज। ये जितनी भी वैक्सीन हैं अभी के टाइम पे, ये डिजीज प्रोटेक्टिंग वैक्सीन हैं, दे आर नॉट इन्फेक्शन प्रोटेक्टिंग वैक्सीन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली, उसके बावजूद भी आपको कोरोना हो सकता है, आप कोरोना के कैरियर बन सकते हैं, आपसे किसी और को भी कोरोना ट्रांसमिट हो सकता है। बट डिजीज जिसको हम बोलते हैं फुल ब्लोन निमोनिया, सीवियर फॉर्म ऑफ चेस्ट निमोनिया, सीवियर फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वो वाली इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो वैक्सीन काफी हद तक डिजीज को प्रोटेक्ट करती है, डिजीज की सीवियरिटी को कम करती है। बट अगर हम सोचें कि ये इन्फेक्शन को कट डाउन कर देगी, लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो 2 वैक्सीन पूरी कर ली, फिर हमें कोरोना कैसे हो गया? ऐसा नहीं है, कोरोना हो सकता है आपको दोनों वैक्सीन के बाद भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि अभी भी जो बेस्ट वैक्सीन है वो है मास्क। मास्क से बेटर कोई वैक्सीन नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली धोना, अपने हाथों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस फॉलो करना, इससे बेटर कोई वैक्सीन नहीं है। जितनी भी वैक्सीन होती है, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे अगर कोई बचपन में बीसीजी वैक्सीन लेता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कभी टीबी नहीं होगा। वैक्सीन का अपना एक लिमिटेशन होता है। तो ये कोरोना की दवाई नहीं है, ये कोरोना की डिजीज की सिवियरिटी को कम कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती। कुछ अब एक और जैसे एक मिथ है, पता नहीं ये सच्चाई है, कि एक खबर फैली हुई है व्हाट्सएप पे कि फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद, फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन के बाद आपकी इम्यूनिटी काफी डाउन हो जाएगी, और वो सेकंड डोज के बाद आपकी जो वैक्सीनेशन है वो ज्यादा काम करेगी। तो उसके फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में आपको बड़ा ज्यादा खतरा है, आपको ये आपकी इम्यूनिटी कम होके बीमार होने का। तो थोड़ा इसकी क्लैरिटी एक बार सर बताइए थोड़ा सा। ये एक्चुअली एक मिथ ही है, कि जैसा आपने भी पूछा कि ये मिथ है, और ये एक्चुअली ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये उसमें से आधी सच्चाई ये है कि जब दोनों वैक्सीन पूरी हो जाती हैं तभी हम प्रोटेक्शन फैक्टर को पूरा मानते हैं। एक वैक्सीन के बाद पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं आता। तो ये ना सोचें कि हमारा एक डोज लग गया है तो अभी हमारे को आधी प्रोटेक्शन आ गई है, वैसा नहीं होता है, क्योंकि तभी वो 2 वैक्सीन का पैटर्न बना है इसका। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब आप वैक्सीन लगाने जाते हैं, आप देख रहे हैं हर इंसान वैक्सीन लगाते हुए मास्क नीचे करके फोटो खिंचा रहा है, वो कह रहा है कि मेरी फोटो खींच दो, और पूरी भीड़ में लोग खड़े हुए हैं।
वो एक टाइम है जहाँ पे आप बहुत जल्दी कोरोना पिकअप कर लेते हैं। वैक्सीन सेंटर्स में ध्यान से जाएं, दूर दूर खड़े रहें, मास्क नीचे बिल्कुल ना करें, क्योंकि वैक्सीन सेंटर में आपको नहीं पता कि किसको कोरोना है आपके चारों तरफ। वैक्सीन लगाने से इन्फेक्शन नहीं हो रही, ना वैक्सीन लगाने से आपकी इम्यूनिटी कम हो रही, बट ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन टाइम जब आप गए हो, इतनी भीड़ है वहां पे, आप मास्क नीचे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उस टाइम जो रिस्क बढ़ जाता है आपका, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब ये एक और चल रहा है कि कोवैक्सीन, अभी पहले चल रहा था कि कोविशील्ड अच्छी है, अब दोबारा एक बात आ गई कि कोवैक्सीन अच्छी है। ये क्या है सर, क्या चक्कर है, ये थोड़ा सा बताएं सर एक बार। देखिए, दोनों वैक्सीन अच्छी हैं, दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, एफिकेसी भी दोनों की अच्छी है। कुछ रिपोर्ट्स आई थी यूरोप से कि कोविशील्ड जो एस्ट्रा की जो वैक्सीन है, जिसको हम ओरिजिनली ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बोलते हैं, कुछ लोगों के अंदर क्लॉटिंग पोटेंशियल बढ़ गया। क्लॉटिंग मतलब कि हमारे अंदर ब्लड क्लॉट्स बनने की चांसेस बढ़ गए। लेकिन जब उन्होंने फाइनली उसको देखा तो उन्होंने को देखा कि ऐसा कुछ नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स थी, वो हो सकता है कोइंसिडेंटल फाइंडिंग निकली, लेकिन कहीं पे भी जहां पे भी उन्होंने रुकवाया था इस वैक्सीन को, उन लोगों ने फिर से उसको दोबारा चालू कर दिया। तो अगर कुछ लोगों ने इसको बना लिया कि कोवैक्सीन में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई इसलिए कोवैक्सीन ज्यादा बेटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों वैक्सीन के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। नुकसान का ऐसा मतलब क्या है कि काफी लोग वैक्सीन लगाते हैं और फिर आते हैं कि अगले 3 दिन तक उनको फीवर आ गया, हाई ग्रेड फीवर आ गया, शिवरिंग के साथ फीवर आ गया, लोगों को लगता है उनको कोरोना हो गया। ऐसा नहीं है, ये वैक्सीन का एक नॉर्मल इफेक्ट है। जब वैक्सीन लगती है, आपकी बॉडी कैसे उस वैक्सीन से रिएक्ट करेगी, फीवर के साथ रिएक्ट करेगी, शिवरिंग के साथ रिएक्ट करेगी, ये एक नॉर्मल नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल उसका रिएक्शन है, इससे नहीं घबराना है। जी डॉक्टर साहब, ये क्या डिफरेंस है कि किसी एक डोज में तो सेकंड डोज 28 डेज के बाद लगेगी, एक में 42 या 56 डेज के बाद लगेगी, इसका क्या फंडा है सर? थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा एक बार देखिए, बताएं सर। ऐसा नहीं है। क्या है कि अभी जितनी भी वैक्सीन हैं, आज आप जहाँ पे खड़े हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ, या वर्ल्ड जहाँ पे खड़ा है, हम सब लोग अपने एवरीडे एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि वो कोरोना का मास्टर बन गया है या कोरोना में वो एक्सपर्ट हो गया है। वैक्सीन जहाँ पे भी लगी है, वो उसके एक्सपीरियंस का डेटा ट्रायल चलता रहता है। जब उन्होंने बाहर वर्ल्ड में ट्रायल्स करे, उन्होंने देखा, पहले उनको देखा कि 28 डे इज द मिनिमम पीरियड क्या वैक्सीन लगाएं। फिर उन्होंने देखा कि जब इसकी एंटीबॉडीज को सीरो सर्वे किया गया, तब उनको समझ आया कि नहीं, अगर हम इसका स्पेसिंग बढ़ा दें तो हमारी बॉडी बेटर रिएक्ट करती है। तो ये हर तरह से ट्रायल बेस्ड होता है। अभी तक अगर हम आज हम ये बात कर रहे हैं, हो सकता है हम 1 महीने के बाद कोई और बात कर रहे हो, कि कोई भी चीज अभी कॉन्क्रीट तरह से शेप में नहीं आई है। अभी ये आया है कि अगर हम इस वैक्सीन को सेकेंड डोज को 4 हफ्ते की जगह 6 से 8 हफ्ते पे ले जाते हैं, तो हमारी प्रोटेक्शन फैक्टर बढ़ गया है। बट ये भी अपने आप में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके थ्रू डाटा जनरेट हुआ है। बट ये वाला डेटा अभी कोवैक्सीन में नहीं है, कोवैक्सीन के अंदर अभी भी 4 हफ्ते का ही है। जी तो सब क्या मानते, मान लो हम भूल गए या हम लगवा नहीं पाए, हमने केयरलेसनेस कर दी और 3 महीने निकल गए, तो क्या दूसरी डोज जो लगेगी 3 महीने बाद हम लगवाना चाहेंगे तो उतनी असरदार रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, लग सकती है। देखो क्या होता है कि कोई भी जो आपको नंबर दिया जा रहा है, चाहे वो 28 दिन का नंबर है, चाहे वो 36 डेज का नंबर है, कोई भी नंबर है, दीज आर नॉट सैक्रोसैंक्ट नंबर्स। अप टू 3 मंथ्स आप आराम से लगवा सकते हैं, अभी तक का जो डेटा है। 3 मंथ से ज्यादा अगर हो जाता है, तब उसमें ये आया कि नुकसान चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका जो प्रोटेक्शन लिमिट आनी है वो शायद उतनी नहीं आ पाएगी इतने लेट होने के बाद। तो कोशिश करें कि उसको उतना डिले ना करें, 8 हफ्ते के अंदर अंदर अपना सेकेंड डोज लगवा लें, और आउटर लिमिट रखिए कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर तो डेफिनेटली लगवा लें। जी डॉक्टर साहब, एक और कारण समझ में नहीं आता हमारे को कि किसी को तो बिल्कुल भी लक्षण नहीं है, उसको पॉजिटिव आ जाता है, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और किसको पॉजिटिव है उसको कुछ भी लक्षण नहीं है, और नेगेटिव है उसको सारी तरह के लक्षण है उसको। तो ये टेस्टिंग में गड़बड़ है या क्या है, मैटर क्या है, समझ में नहीं आ रहा सर हमारे को। तो देखिए थोड़ा सा और टेस्टिंग, थोड़ा क्लैरिटी करें हाँ, सर। देखिए सर हमारे टेस्टिंग का प्रश्न उत्तर, बड़े अजीब हैं, हमारे प्रश्न नहीं बड़े नहीं अजीब बिल्कुल, हैं, नहीं नहीं लेकिन कोई ये अजीब आम नहीं, आदमी के प्रश्न है जो हमने इकट्ठे किए हैं सर। नहीं नहीं जी बिल्कुल भी अजीब नहीं है। मैं तो जी चाहता हूँ, अच्छी बात है कि लोगों के मिथ्स क्लियर हो। जी जी देखिए, इसमें क्या है, इसमें टेस्टिंग का कोई अलग वो नहीं है। एज लॉन्ग एज आपकी टेस्टिंग एक अच्छी लैब में हुई है, एक मान्यता प्राप्त लैब से हुई है, ढंग से आपका सैंपल हुआ है,
तो उस टेस्टिंग के अंदर ह्यूमन एरर का कोई रोल नहीं होता, बिकॉज वो मशीन रन कर रही है उसको। अब आपका जो वैल्यू आएगा, चाहे जिसको हम सीटी वैल्यू बोलते हैं, जो साइक्लिंग टाइम वैल्यू बोलते हैं, वो मशीन आपका रिपोर्ट देगी। अब आती है बात सिम्टम जनरेट होना या नहीं होना। इन दोनों चीजों में कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ऐसे आप सीटी वैल्यू, जो आप काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी सीटी वैल्यू इतनी है, हमारी सीटी वैल्यू उतनी है, सीटी वैल्यू सिर्फ ये शो करता है कि आपके सैंपल में कितना वायरल लोड है। इससे कोई ऐसे भी लोग हैं जिनका बहुत ही ज्यादा सीटी वैल्यू है, ज्यादा सीटी वैल्यू मतलब लो वायरल लोड, जिनका लो वायरल लोड है वो बहुत सिक है, और ऐसा भी है जिनका बहुत हाई वायरल लोड है और वो बिल्कुल ठीक है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपका इम्यून सिस्टम उस वायरस के अगेंस्ट कैसे लड़ाई करता है, कैसे वो उससे लड़ाई जूझता है। कोरोना के अंदर सबसे बड़ी बात समझने की है कि कोरोना कोई एक डायरेक्ट बैक्टीरिया की तरह इन्फेक्शन नहीं होता। कोरोना हमारी बॉडी में जैसे ही आता है, कोई भी वायरस हमारी बॉडी में कभी भी आता है, तो उससे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और जब ये इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है, ये आपको सिम्टम देती है, चाहे वो फीवर का सिम्टम हो, चाहे वो लंग डैमेज का सिम्टम हो। ये हर तरह के सिम्टम इन्फ्लामेटरी सिम्टम होते हैं। इसीलिए इतनी भी इन्फ्लामेशन ना हो जाए जो आपको अपने आप को डैमेज कर दे, उसको कम करने के लिए आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स स्टेरॉइड का यूज करते हैं। इसलिए स्टेरॉइड का यूज किया जाता है कि हम अपनी इन्फ्लामेशन को थोड़ा कम रखें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्टिंग गलत हो रही है, टेस्टिंग अपनी जगह है। आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वो बिल्कुल इंडिविजुअल है। जी डॉक्टर साहब पहले वाले स्ट्रेन में और अब आपने नए स्ट्रेन की बात करी, आपको कितना चैलेंज आता है सर आज की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए या उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए? देखिए, कोरोना हैज बीन अ चैलेंज फ्रॉम द डे वन, और अभी भी वो चैलेंज है डॉक्टर्स के लिए, चाहे वो पब्लिक के लिए, आप लोगों के लिए। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड के लिए ही वो चैलेंज है। डॉक्टर्स उसका एक पार्ट है। अब स्ट्रेन से हमारे को ये फर्क देखा है हमने, जो इस बार देख रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी जल्दी हुई है, इतनी ज्यादा हुई है, कि आप ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन के अंदर देखते हैं कि उनका जब हम सीटी स्कैन कराते हैं या एक्सरे कराते हैं, वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। मैं ये बातें इसलिए ज्यादा नहीं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि इससे सिर्फ पैनिक बढ़ेगा। मैं वो पैनिक के लिए नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि ये वाला जो स्ट्रेन है वो बहुत जल्दी हमारे लंग को इन्वॉल्व कर रहा है। जितना जल्दी हमारा लंग इन्वॉल्व होगा, उतने सांस के सिम्टम ज्यादा आएंगे, उतना ऑक्सीजन की कमी ज्यादा होगी। ये सारा कुछ उसी से रिलेटेड है। और जो हमें चैलेंज सबसे बड़ा आ रहा है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स तो है ही है कि बेड्स की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, दवाइयों की प्रॉब्लम है कि दवाइयां पूरी नहीं आ पाती, लोड बहुत ज्यादा है हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो अगर हमारे चैलेंजेस को कम करना है, तो हमें सबसे पहले तो एक अवेयरनेस आप लोगों के जरिए ये फैलानी है कि अगर हमारे माइल्ड सिम्टम है, अगर हमारे सिम्टम बहुत एक्सेप्टेबल है, तो हमें पैनिक करके हॉस्पिटल्स में नहीं जाना है। हम घर पे आराम से उनको मैनेज कर सकते हैं। अपने फैमिली डॉक्टर से, अपने रिलेशन में टच में रहिए। अगर आपकी कंडीशन बाई चांस, भगवान ना करे, बिगड़ती है, तब हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए। नॉर्मल स्टेबल पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल में बेड लेते रहेंगे, तो जो बहुत सिक पेशेंट है उनको कुछ नहीं मिल पाएगा, तो डॉक्टर का चैलेंज वहां बढ़ जाता है हमारा। जी जी जी। तो मतलब आपने जैसे एकदम सिंघम स्टाइल में पहले काम किया था जो मैं जानता हूँ, तो अब की बार भी उसी तरह कर रहे हैं कि अभी थोड़ा चैलेंज ज्यादा है सर? उतना ही देखिए, है? मैं तो बता रहा हूँ कि जितना काम आप लोग कर रहे हैं, उतना तो हम लोग तो अपना पार्ट कर रहे हैं। आप तो अपने पार्ट से हटके भी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इतना कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं देखिए, नहीं डॉक्टर। मेरा पार्ट ये है कि मैं ये कहता हूँ, देखो डॉक्टर्स तो अपना पार्ट कर रहे हैं, बट जो हम चीज नहीं रियलाइज करते, नर्सेस, कंपाउंडर्स, क्लीनर्स, जो 24 आवर उन वार्ड्स को मैनेज करते हैं। आप बहुत फ्रीक्वेंटली मैं देखता हूँ कि जो पेशेंट्स हैं, वो सिस्टर्स के ऊपर, नर्सेस के ऊपर चिढ़ रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि देखो, डॉक्टर आपको एक बार दिन में मिलने आएगा, 2 बार मिलने आएगा, नर्स आपके साथ पूरे दिन है। तो चैलेंजेस जो आप देख रहे हैं, ये पूरे हेल्थ केयर वर्कर्स को है। सब लोग अपनी फैमिली को भी रिस्क में डाल के मेहनत कर रहे हैं, और वो हम भी उसका एक पार्ट है। हम लोग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि अपनी तरफ से जो हम बेस्ट कर पाए। और अगर हमारे यहाँ से कोई पेशेंट ठीक होके जाता है, जब वो फैमिली अपने उस पेशेंट को हेल्दी फॉर्म में रिसीव करती है, तो जो फीलिंग उस फैमिली को आती है, उतनी अच्छा हमें भी लगता है। जी जी। तो सब ये दो दो इंजेक्शन की बड़ी वायरल होती रहती है हमारे पास कोई इसका इलाज भी नहीं है। एक रेडिमसिविर है, एक टेजिमिलोमैप है।
तो क्या है डॉक्टर साहब, ये क्या फंडा, क्या है ये, क्या क्रिएटेड है या फिर क्या है? थोड़ा सा इनके बारे में क्लैरिटी दो सर हमारे को। देखिए, ये तो आपने शुरू से देखा ही है। देखो, अभी तक कोई स्पेसिफिक ड्रग तो बना नहीं है जो कोरोना को 100% ठीक कर सके। तो कोरोना का कोई शोर शॉर्ट इलाज नहीं है। बट फ्रॉम द बिगनिंग, रेमडेसिविर इज एन एंटीवायरल ड्रग। इस एंटीवायरल ड्रग का यूज हुआ है, वर्ल्ड ओवर हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और इससे फायदे भी देखे गए हैं। हर एक के अंदर फायदा नहीं होता। तो हर एक के अंदर अगर हो जाता फिर तो हम ये कह ही देते हैं कि ये कोरोना का बेस्ट इलाज है। बट वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये जल्दी यूज कर लिया जाए तो काफी हद तक हम वायरस की रेप्लिकेशन को ब्रेक कर सकते हैं। बट इसके भी अपने नुकसान है। कुछ लोगों में ये लिवर को नुकसान करता है। तो अगर हमें रेमडेसिविर को यूज करना है तो हमें तभी करना होता है जब किसी का ऑक्सीजन लेवल गिर जाए या लंग में निमोनिया बन जाए। अनटिल अनलेस इतना कुछ है, माइल्ड केसेस में रेमडेसिविर का यूज नहीं करा जाता। दूसरा जो इंजेक्शन है हमारा, टोसिलिजुमैब। टोसिलिजुमैब एंटी वायरल इंजेक्शन नहीं है, वो एंटी इंफ्लामेटरी इंजेक्शन है। जो हमारी बॉडी में वायरस के द्वारा इन्फ्लामेशन क्रिएट करी जाती है, उस इन्फ्लामेशन से हमारी बॉडी डैमेज ना हो, उसको नीचे लाने के लिए टोसिलिजुमैब का इंजेक्शन दिया जाता है। तो सर ये इसकी इसकी खपत ज्यादा है, तो इसकी ये प्रोडक्शन ज्यादा क्यों नहीं हो पा रहा सर? थोड़ा सा बताएंगे सर हमारे, क्या फंडा क्या है ये? देखिए, इसका तो इंडिया, आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की है दैट इज होर्डिंग। कि जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मुझे पता है, लेकिन मेरा पॉइंट है कि लोग होर्डिंग कर लेते हैं दवाइयों की। जैसे आपने सुना होगा पहले मास्क की, पीपीज की। अब क्या हो रहा है, हमें दवाइयाँ चाहिए, असेंशियल दवाइयाँ चाहिए, हमें नहीं मिल पाती। हम पेशेंट्स को बोलते हैं लेकर आओ। पेशेंट किसी ना किसी तरह अपने किसी ना किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, कोई ब्लैक में ला रहा है, कोई किसी तरह ला रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब लोगों ने उन दवाइयों की होर्डिंग करी हुई है। प्रोडक्शन तो हो रही है। प्रोडक्शन जितनी कंट्री मैक्सिमम कर सकती है, बिजनेसमैन कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज कर रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर अब कोई लोग जिनका गलत इंटेंशन है और सिर्फ उनका इंटेंशन पैसा कमाना है, तो वो उन दवाइयों की होर्डिंग कर लेंगे। अब होर्डिंग करेंगे तो मार्केट में मिलेगी नहीं, हॉस्पिटल्स को मिलेगी नहीं। उस पेशेंट की नीड को आप ट्रिपल टाइम कॉस्ट पे पेशेंट को बेचते हैं फिर वो। तो ये सब चीजें बिल्कुल गलत हैं। इन चीजों का कोई पार्डन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ये ड्रग्स हमारे लिए लाइफ सेविंग है। और ये ड्रग्स हमारे लिए ओनली ड्रग्स अवेलेबल हैं, काइंड ऑफ, अगर मैं कह पाऊं, इस वायरस के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक और समझ में नहीं आती, कोरोना इतना समझदार है, पता नहीं क्या है कि ये इलेक्शन वाली जगह नहीं जाता, और ये वैसे मतलब वहां लाखों की भीड़ होती है, वहां नहीं पहुंचता, और ये वैसे जो एक गाड़ी में एक मास्क लगा के बैठा है उसको आ जाता है। तो ये क्या चक्कर है सर देखिए, थोड़ा? क्या होता है, ऐसा है नहीं कि वहां नहीं जाता। चाहे वो अब आपका सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो कुंभ हो, चाहे इलेक्शन रैलीज हो, है हर जगह। इट इज ऑल अबाउट कि हम कितना उसको पिकअप कर रहे हैं। हम उसको एक नंबर को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि 1 लाख की रैली हुई, उसके अंदर 12,000 लोग पॉजिटिव आ गए या 10,000 लोग पॉजिटिव आ गए। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो परसेंटेज कम है, बट अगर आप वैसे नंबर देखोगे तो वो बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा बिल्कुल भी ये एक तरह का बिल्कुल मिथ है कि हमें इतनी बड़ी गैदरिंग, मेरे हिसाब से एज अ डॉक्टर मैं कहूंगा, इट शुड एब्सोल्युटली नॉट बी अलाउड। इतनी बड़ी गैदरिंग्स इस टाइम पे जब पूरी कंट्री कोरोना से जूझ रही है, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के हमें अलाउ करना बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उन लोगों में होगा, उनसे अपनी फैमिली मेंबर्स को होगा। चाहे वो आदमी सिक ना हो, उसका फैमिली मेंबर सिक हो जाएगा, वो कहीं हॉस्पिटल में आएगा। इनडायरेक्ट वे में स्प्रेड होता है। आप डायरेक्टली कभी भी नहीं पिकअप कर पाते। हर एक इवेंट के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली के बाद हुआ था, अब होली के बाद हुआ, डायरेक्टली नहीं होगा। आपको पता चलेगा थोड़े दिनों के बाद, कि जब वो अपने फैमिली मेंबर से मिलेंगे, फिर फैमिली मेंबर में जिसकी इम्यूनिटी खराब है वो बीमार होगा, इस तरह से फैलना शुरू करता है। जी 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 डॉक्टर साहब, ये कई बार ना, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो पब्लिक में होती है। कई बार ये एक बात सुनने में मेरे को रोज मिलती है कि दिस इज ऑल फैब्रिकेटेड, ये सारी बनाई हुई लहर है। पहले लोग इसको कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे थे, वैक्सीन पे इतना पैसा सरकार ने लगा दिया था कि वो पैसा खराब हो जाता, लोग वैक्सीन को सीरियस नहीं ले रहे थे, इसलिए इन्होंने मैनिपुलेट किया। वो भी जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां ज्यादा आ रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट है वहां कम फैल रहा है। ये मतलब क्या, थोड़ा सा ये बताओ जी। मैं भी कई बार ऐसे बोल देता हूँ मजाक मजाक में, पता नहीं क्या क्या मिस्ट्री है ये तो थोड़ा सा सर मेरे इसमें भी मेरे थोड़ा सा। ख्याल से तो हरियाणा में बहुत कोरोना है। हरियाणा में तो बीजेपी गवर्नमेंट है। हाँ जी। तो
क्यों नहीं फैल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा पॉइंट ये है कि देखिए इस तरह से क्या, अगर इस तरह की चीजों को अगर हम समझने जाएं तो वो तो बहुत कुछ है। देखिए जी, जी। अगर वो तो हम बिगनिंग से ही बात कर रहे हैं कि जब चाइना से शुरू हुआ, वो शुरू से थ्योरीज हैं कि ये मैन मेड वायरस है, ये लेबोरेटरी से लीक हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब इसको फैब्रिकेट करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर आ चुका है। अब वायरस ऑलरेडी अपने आप को म्यूटेट करता है। वैक्सीन को बचाना, वैक्सीन को लगाना कोई रिलेशन नहीं है। हम खुद ऐसे डॉक्टर कह रहे थे, एटलीस्ट मैं दिसंबर में, जनवरी में हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा है कि कोरोना सेटल हो गया है, चीजें सेटल हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से ये दोबारा आया है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ऐसा कोई भी फैक्टर है कि ये फैब्रिकेटेड है। क्यों? क्योंकि जिस तरह पेशेंट की हालत हो रही है, जिस तरह पेशेंट सिक हो रहे हैं, ये रियल फैक्ट है। आप हॉस्पिटल्स में आके देखिए, वो दृश्य इमेजिन करने लायक भी नहीं है, जिस तरह पेशेंट तड़प रहे हैं। और हम डॉक्टर्स लिटरली अपने आप को फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हैं कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हो साहब आपने, सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है और चिंता का विषय है। मेरा पेन बहुत ज्यादा है। आज करीबन हमारे पास करीबन 70 कॉल्स, 70 रिक्वेस्ट आई है बेड के लिए, और हम अपनी पूरी कोशिश करके भी 22 बेड्स अवेलेबल करवा पाए हैं। तो बहुत तकलीफ का माहौल है। ये जो भी है, प्लाज्मा की रिक्वेस्ट आ रही है, हमारे अब पास आर्टेमिस में मैं बता रहा हूँ, कल भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है। कोई कह रहा है कि वेटिंग लिस्ट नंबर 97 चल रहा है, वेटिंग लिस्ट नंबर 130 चल रहा है। अब अगर आप किसी का वेटिंग लिस्ट नंबर 97 या 130 है, कब तक आप वेट करोगे उस बेड की? जी जी जी। तो बट लेकिन इसके अंदर एक और बात समझने की है। मैं एक चीज दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। देखिए बेड्स हैं, चाहे प्रॉब्लम्स हैं बेड की, पेशेंट्स को अपने आप को फिक्स नहीं करना है। मैं जानता हूं हर इंसान चाहता है कि एक बड़े हॉस्पिटल में जाऊं, हर इंसान चाहता है मैं एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन ये वो सिचुएशन नहीं है, ये एक पैंडेमिक है, ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है। इसके अंदर चॉइसेस को साइड में रख के जो आपको बेड मिल जाए, एक फैसिलिटी में आपको ले लेना चाहिए। अगर हम सोचते रहेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ही बेड चाहिए, आर्टेमिस में ही बेड चाहिए, मेदांता में ही बेड चाहिए, फोर्टिस में ही बेड चाहिए, तो सभी लोग उसी चक्कर में अपने आप को बीमार करते रहते हैं। आप ट्राई करिए, जहां अच्छी जगह बेड मिल जाता है वहां ले लीजिए। नहीं मिलता, अगर किसी नर्सिंग होम में मिलता है, किसी छोटे हॉस्पिटल में मिलता है, तो वहां बेड ले लीजिए। क्योंकि क्या है, अब इन चीजों का प्रोटोकॉल डिफाइन हो गया है। मैं नहीं समझता कि छोटे हॉस्पिटल्स भी खराब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। इनके प्रोटोकॉल्स पूरे डिफाइंड है। बड़े हॉस्पिटल्स में थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा होती हैं, लेकिन उनकी वेट के अंदर हम बेड ना लें और वेट करते रहें, वो ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कल का ही वाक्य है, जैसे आपने पूरा सपोर्ट किया। हमारे एक पेशेंट को आपके यहाँ पे बेड नहीं मिल पा रहा था, और तो मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब ने इतना सपोर्ट किया कि अपना ट्रीटमेंट, इन्होंने हमारे को मैसेज किया कि ये ट्रीटमेंट हम इनको दे सकते हैं, और हमने एक छोटे क्लिनिक पे उनको एडमिट करा के उनका वही ट्रीटमेंट हमने वहाँ पे स्टार्ट किया। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे को इस टाइम चॉइस का समय नहीं है। पहली हमारी चॉइस यही होनी चाहिए कि हमारे को अपने आप को एहतियातन अपने आप को ठीक रखना है, जिससे हम हमारे को ना बेड की जरूरत पड़े, ना हमारे को कोरोना आए। लेकिन ये बड़ा असंभवी चीज है। कई बार हमारे बहुत एहतियात बरतने के बाद भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो हमारे को खुद अपना आत्मरक्षक बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बन के अपनी अपनी खुद की रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये समय थोड़ा सा एहतियात बरतने का है, संभलने का है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसपे मैं हमारे को एक पॉजिटिविटी का माहौल हमें समाज को देना है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे को दिया। आपको थैंक पिछले यू सो कई मच। सालों से मैं जानता हूँ, आप इस सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी अननेसेसरी टेस्ट लिख के, अननेसेसरी बिल बढ़ाने की सोच से। आपकी ऐसी सोच कभी भी नहीं। रियल सल्यूट हम आपको करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद भी है कि हमारे गुड़गांव वासियों को या जहाँ भी आपकी जरूरत समाज को आपकी होगी, आप हमेशा उसके लिए तत्परता से आगे खड़े रहेंगे। कुछ एक दो सवाल और मेरे पास आए अभी इमीडिएटली, तो मैं छोटे छोटे से प्रश्न आपसे और हाँ करना जी। चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये अभी प्लाज्मा की बहुत रिक्वायरमेंट्स आ रही है हमारे पास। प्लाज्मा ने पिछली बार भी, जो हमने करीबन 500 लोगों को प्लाज्मा अवेलेबल करवाया था अलग अलग माध्यम से, और करीबन 95% लोगों का रिजल्ट अच्छा रहा था। तो सर उसमें अभी लोगों को थोड़ा और अपील हम करना चाहते हैं कि प्लाज्मा के लिए वो आगे आए, और थोड़ा सा आप भी थोड़ा सर मोटिवेट करके प्लीज आप उनको बोलिए सर। राइट। देखिए जी सर। प्लाज्मा का यूज है, लेकिन अब जो कुछ स्टडीज आई, जो कुछ एक्सपीरियंसेस आए, ओवरऑल आया कि बहुत ज्यादा रोल भी नहीं आया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो रोल है। हर तरह से हर चीज का अपनी जगह एक रोल प्ले करता है, तो प्लाज्मा भी अपना रोल प्ले करता है। आज भी जो हमारी लेटेस्ट गाइडलाइन आई है, जो भी आया है,
उसके अंदर जो मॉडरेट डिजीज होती है उसके अंदर प्लाज्मा रोल प्ले करता है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि अब उसको अब एक हम इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मान के चलते हैं। अब उन चीजों को हम थोड़ा कम मानते हैं कि प्लाज्मा का उतना ज्यादा रोल नहीं है जितना पहले माना जा रहा था। जी डॉक्टर साहब, इसमें इसका हम कितना रोल मानते हैं सर? अपने इस डाइट का कितना रोल मानते हैं और क्या इसकी एक अच्छी डाइट होनी चाहिए जिससे हम उससे एक प्रिकॉशंसली हम उससे बच पाए कोविड से, और कोविड होने के बाद कौन सी डाइट है जिससे हम उससे जल्दी ठीक होकर बाहर निकल पाए? देखिए, डाइट का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी डिजीज में फॉर दैट मैटर, चाहे वो टीबी हो, चाहे अब ये कोरोना हो। दवाई सिर्फ आपको उस वायरस से या बैक्टीरिया से बचाएगी। अल्टीमेटली जो आपकी बॉडी में लड़ने की ताकत आपकी सिर्फ डाइट और न्यूट्रिशन बनाएगी। कोरोना के अंदर आपको हैवी डाइट नहीं लेनी होती, स्पेशली फ्राइड और तली हुई चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि कोरोना पेशेंट्स के अंदर लिवर का डिसफंक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारा वायरस लिवर के अंदर रेप्लिकेट करता है। तो हैवी खाना नहीं लेना है, अच्छी प्रोटीन डाइट लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए। जितना अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे उतना आपकी बॉडी बेटर तरह से वायरस से लड़ने को तैयार होती है। अपने इस वायरस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं हमें भूख ही नहीं लग रही, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन वो भी फैक्ट है। बट साथ में ये दिमाग पे समझने की बात है, कम खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, बट खाते रहिए और पानी पीते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका न्यूट्रिशन बना रहेगा, ग्लूकोज कम नहीं होगा बॉडी में। मीठी चीजें नहीं खानी है, शुगर अवॉइड करना है। ज्यादा शुगर लेने से, और अगर आपका बिगड़ जाती है, आपकी डायबिटीज बिगड़ जाती है, तो कोरोना से लड़ने में आपके शरीर को और दिक्कत आएगी। जी तो साहब, इसमें एक प्रश्न और हमारे पास आ रहा है कि इसका कॉन्टिजियस इफेक्ट कितने दिन तक रहता है? मान लो एक बंदा कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वो ठीक भी हो गया, तो वो क्या फिर ठीक होने के बाद कॉन्टिजियस इफेक्ट रहता है उसका कि वो फैला सकता है कोरोना, ऐसा कुछ है? देखिए, हाँ, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम बात करें से 2 से 3 हफ्ते हमारा एक इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है जिसके अंदर कोरोना को एक से दूसरे को फैलने के हाई चांस होते हैं। लेकिन जब हमारा कोरोना का जो टेस्ट है वो नेगेटिव हो जाता है, जबकि अभी आजकल हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है रिपीट करने की, अगर हम रिपीट करें इसका मतलब है कि हमारी सीटी वैल्यू 35 से ऊपर चली गई है, इसका मतलब वो टेस्ट नेगेटिव हो गया है। तो वायरस के फैलने की क्षमता ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। तो अगर आपने अपने आप को 2 से 3 हफ्ते आइसोलेट कर लिया है तो वायरस आपसे नहीं फैलेगा, लेकिन आपकी बॉडी में उसके आफ्टर इफेक्ट्स रह सकते हैं। कई लोगों को ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ जाती है वायरस ठीक होने के बाद। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा वायरस तो नेगेटिव हो चुका है, तो ऑक्सीजन क्यों दे रहे हो, या घर में दवाई की क्या जरूरत है। लेकिन जो लंग में डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी 2 से 3 महीने लग जाते हैं लोगों को, वायरस चाहे नेगेटिव हो जाए। सर ये एसी के बारे में क्या कहेंगे सर? जैसे एसी से ज्यादा स्प्रेड होता है या क्या है सर? ऐसा नहीं है कि एसी से ज्यादा स्प्रेड होता है। अगर एसी से स्प्रेड होगा तो आप किसी भी बिल्डिंग में रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप गुड़गांव जैसे शहर में मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग सेंट्रल एयर कंडीशनड है। अगर आप एसी से स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा वायरस, तो कोई भी इंसान कोरोना से नहीं बच पाएगा। वैसा नहीं होता। इट इज अबाउट द क्लोज्ड एनवायरनमेंट, कि एक पर्टिकुलर रूम में एसी चल रहा है, भीड़ ज्यादा है, और वहां पे कोई छींक रहा है बिना मास्क के, तो जो उस एयर में जो एसी से क्या होता है, आपकी रूम की एयर हैवी हो जाती है। तो वो हैवी एयर जब आप ब्रीथ करते हैं इससे फैलता है, डायरेक्टली एसी से वायरस नहीं फैलता। जी जी जी, एक दो प्रश्न। दीपक जी, मैं क्वेश्चन पूछ लूं क्या? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ प्लीज प्लीज, आप सभी फ्री हैं, कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं, कृपा करके पूछिए जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम अभय जैन है, मैं गुड़गांव शहर में रहता हूँ, पुराने शहर में। नमस्कार जी। मैं समझना चाह रहा हूँ कि अभी सरकारें ने रात को कर्फ्यू लगा दिया, 10 से सुबह 5, 9 से जो भी अलग अलग टाइम पे लगाया सरकारों ने। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इससे कोविड कैसे रुकेगा। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि रात को कर्फ्यू लगाने से 90% लोग अपने घर पे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। सुबह हम लोग दिन में अपनी पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और भीड़ इकट्ठी हो रही है, बाजार खुले हैं। तो रात को कर्फ्यू लगाने से कैसे कोविड पे हम काबू पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि नोबडी इज सपोर्टिंग पॉलिटिकल रैलीज, नोबडी इज सपोर्टिंग गैदरिंग्स इन द टेंपल्स। वो तो गलत है ही है। रात का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता है कि हम उस चीज को कह रहे हैं कि 90% लोग घर पे हैं, कि जो जिनको हम जानते हैं। लेकिन नाइट में फंक्शंस, गैदरिंग्स, गेट टुगेदर्स, वेडिंग्स, क्लब्स, ये सब कुछ गुड़गांव जैसे शहर में या बड़े शहरों में बहुत कॉमन होता है। अगर हम उन चीजों को भी कट डाउन कर पाए,
साथ साथ हमें अपनी इकोनॉमी को भी सस्टेन करना है। अब हम उस स्थिति में नहीं है कि हम एक मेजर लॉकडाउन को सस्टेन कर पाए। अगर हम दिन में सारे बिजनेसेस बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्रैश कर जाएगी। अब हमारी कंट्री उस कंडीशन में है ही नहीं कि हम एक मेजर लॉकडाउन को सहन कर पाए। तो रात को करके हम कम से कम इतना अचीव कर रहे हैं कि कोई भी मेजर गैदरिंग रात को अवॉइड हो, चाहे वो वेडिंग्स हो, चाहे वो गेट टुगेदर्स हो, चाहे वो क्लबिंग्स हो, कुछ भी नहीं करना है। हर चीज का अपना एक महत्व होता है, चाहे उसका मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा वो रोल है, लेकिन उसका कोई नुकसान भी नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे क्वेश्चन है रात को आपने बंद कर दिया, दिन में आप वेडिंग अलाउ कर रहे हैं, वो तो कैसे मैं कह या रहा हूं, मैं वही तो मैं कह रहा हूं। तो डॉक्टर साहब आप जैसे एज ए आप लोग डॉक्टर हैं, आपने सरकारों से अपील क्यों नहीं कर रहे कि पॉलिटिकल प्रोग्राम या डिवोशनल जो ये मंदिर के जो प्रोग्राम है इनको बंद करें? क्योंकि डॉक्टर ही तो गाइड करेगा सरकार को ना। तो डॉक्टर नहीं आपकी करते, जो क्या इंडियन करते मेडिकल डॉक- एसोसिएशन है या जो ये स्टेट जैन साहब मेडिकल आप एसोसिएशन, करोगे डंडा नहीं करो नहीं सरकार ये को। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आप एक्चुअली हमें तो पता नहीं, कुछ आम आदमी थोड़ी पता है, तो डॉक्टर क्यों? ही बताएगा सरकार को कि ये काम करना चाहिए। तो मैं देखिए, समझ नहीं पा रहा हूँ जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपकी हैं, जो बॉडीज हैं डॉक्टरों की, मैंने तो कहीं सुना नहीं कि फोर्टिस ने या मेडिसिटी ने या पारस ने या किसी हॉस्पिटल ने गुड़गांव के डीसी को कहा कि ऐसे ऐसे करो। जब तक आप लोग सुझाव नहीं देंगे सरकारों को, तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? मेरी बात कौन सुनेगा? मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। अब जैन साहब इनसे मिस्टर सुझाव हम जैन, लेंगे। कैनविन फाउंडेशन डॉक्टर से सुझाव लेगी। आपने बहुत अच्छा एक सुझाव हमें दिया है और उस सुझाव को हम केंद्र सरकार तक और हमारे राज्य सरकारों तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। इस पे हम कल से एक बड़ी मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का मानना है डॉक्टर साहब की अर्थव्यवस्था बाद में है, पहले हमारी जान है। अर्थव्यवस्था हमारी जो पीछे खराब हुई हम उसको कहीं ना कहीं हील कर लेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा प्रश्न क्या है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। 130 करोड़ की आबादी, क्या फर्क पड़ता है सरकार को 10-20 करोड़ लोग मर भी गए? तो फर्क तो एक परिवार को फर्क पड़ता है जिसमें कमाने वाला एक और खाने वाले 3 है। उसका वो कमाने वाला चला गया तो क्या होगा? तो इसमें हम जरूर एक अपने सुझाव इकट्ठे करके और हम सरकार तक पहुंचाने का काम। एक क्वेश्चन है सर, एक ऑक्सीजन लेवल के बारे में बताएं प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार, दिपिन गोयल जी पूछेंगे प्रश्न। दिपिन गोयल जी बताओ सर, एक ऑक्सीजन लेवल के बारे में बताएं। सर अभी एक मैसेज आया है, प्लीज सभी ना बोले। दिपिन गोयल जी आप एक बार बोलिए प्लीज। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी ये ऐसा चल रहा है कि प्लाज्मा आपका 2 महीने पुराना होना चाहिए, 3 महीने पुराना होना चाहिए, तो ये ऐसा क्यों है? मतलब ज्यादा पुराना क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका एक टाइम होता है। अच्छा जी। ऐसा भी टाइम होता है, हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पिछले सीजन में कोविड हुआ, हमने उनकी एंटीबॉडीज चेक की, वो सर्टेन लेवल एंटीबॉडीज, जब उन एंटीबॉडीज का रीटेस्ट किया गया 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, तो वो वैल्यूज बहुत कम हो चुकी थी। तो प्लाज्मा हम क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं कि किसी को फायदा हो, सिंपली देने के लिए नहीं दे रहे हैं। अगर उसके अंदर वैल्यू ही उतनी कम हो गई है कि या वो एंटीबॉडीज इतनी वीक हो गई है कि दूसरे को फायदा नहीं देगी, तो उसको देने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। पहली बात, अरेंज करना बहुत मुश्किल है, लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से हम एक ऐसा प्लाज्मा दें जिसके अंदर एंटीबॉडी क्वालिटी ही नहीं है। तो 3 मंथ इज कंसिडर्ड टाइम कि जब तक वो एंटीबॉडीज उसमें परसिस्ट करती हैं, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाती है। सर एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर मतलब किसी को कोविड नहीं है और उसके अंदर एंटीबॉडीज है, तो वो डोनेट कर सकता है प्लाज्मा और नॉट? देखिए, कर सकता है, लेकिन गाइडलाइंस का उसको पार्ट नहीं माना जाता। वाई? बिकॉज क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज बन गई हैं, वो या तो वैक्सीन रिलेटेड बनी है, या वो सबकॉन्शियसली कभी ना कभी कोविड हुआ और लकीली अपने आप ठीक हो गया। बट उसको गाइडलाइन का पार्ट इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि हम उस टाइटर को क्वांटिफाई नहीं कर पाते। हम ये नहीं कह पाते कि शायद इससे दूसरे को फायदा होगा या नहीं होगा, इसलिए अभी ये माना गया। ऑक्सीजन लेवल के बारे में प्लीज बताएं, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? देखिए, ऑक्सीजन लेवल का बहुत मोटा समझने की बात यह है कि एनीथिंग अबव 95% इज एब्सोल्युटली ओके। मतलब आप लोगों को ये नहीं देखना है कि वो 99 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ये सब गलत है। काफी लोग मुझे फोन कर रहे होते हैं पैनिक सिचुएशन में कि हमारा 99 था, अब 97 हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बॉडी में नॉर्मल वेरिएशन आता है।
ये तो आज आप लोग सब लोगों को ऑक्सीजन सैचुरेशन वर्ड समझ आ गया। कोरोना से पहले कौन जानता था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कोई वर्ड है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 95 से ऊपर बिल्कुल नॉर्मल है, 90 से 95 के बीच में एक्सेप्टेबल होता है, बिलो 90 हमारे को डेफिनेटली डॉक्टर के टच में आना है या हॉस्पिटलाइज होना है। 94 को अपना आप कट ऑफ मान ले तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बिलो 94 इट्स अ कंसर्न, अबव 94 इट इज एक्सेप्टेबल। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब जैसे इन्फेंट है कोई बिलो देन 3 ईयर, तो उसका ऑक्सीजन लेवल कहाँ तक मेंटेन होना चाहिए? आईडी के रस्तोगी। हाँ जी, रस्तोगी जी पूछिए आप। रस्तोगी जी। गोयल साहब, पहले मैं आपको नमस्कार कर दूं। नमस्कार गोयल साहब भी नमस्कार, और डीपी गोयल जी और हमारे डॉक्टर साहब भी। डॉक्टर साहब, मैं आई एम फ्रॉम एयर इंडिया और मैं 40 साल से पेशेंट हूँ, अस्थमैटिक पेशेंट हूँ, और मैं आपकी अंडर में ट्रीटमेंट मेरा ले रखा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, आप मेरे को शायद समझ गए होंगे। हाँ जी, मुझे बिल्कुल भैया, मुझे एक चीज मुझे देखना है ये कि मैं अगर मैं ये नेबुलाइजर नहीं लेता तो मेरी सांस इतनी उखड़ जाती है कि मुझे चलना ही मुश्किल हो जाता है। बिना नेबुलाइजर के काम ही नहीं कर सकता मैं बिल्कुल। तो कोई ऐसी दवा है जो नेबुलाइजर के साथ साथ मेरी कोई दवा चल जाए? देखिए क्या है, क्योंकि आप एस्थमेटिक हैं, एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर लंग्स का फंक्शन बहुत वीक हो जाता है, और लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी जैसे आपके केस में बिकॉज ऑफ योर एज, इतना लंबा स्टैंडिंग जब एस्थमा हो जाता है तो लंग्स का फंक्शन पूरे साल वीक रहता है। नॉर्मली जैसे बच्चों में एस्थमा आता है तो वो एक सीजन में आएगा, बाकी सीजन वो ठीक रहेंगे, लेकिन जब वो इतना लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा हो जाता है तो हमारा लंग वीक हो गया है। नेबुलाइजर क्या कर रहा है, आपके जो लंग्स के अंदर पहुंच के जो आपके सांस लेने की नली है वो जो सिकुड़ जाती है उसे खोल देता है। तो जब वो नली खुल जाएगी आप आराम से सांस ले पाते हैं। ये रोल है नेबुलाइजर का। दवाइयों पे डिपेंडेंस कम होना चाहिए, बल्कि आपके दिमाग से ये मिथ निकलना चाहिए कि नेबुलाइजर का कोई नुकसान है। नेबुलाइजर बल्कि डायरेक्टली आपके लंग में जा रहा है, डायरेक्टली फायदा पहुंचा रहा है। बॉडी में उसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, मेडिसिन के इफेक्ट पूरी बॉडी पे होते हैं। आयुर्वेदिक दवा, कोई आयुर्वेदिक दवा ले सकता हूँ इसमें साथ साथ? देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी साइंस, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो कोई भी साइंस हो। हर साइंस के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, लेकिन आई विल नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू कमेंट, क्योंकि जिससे आप लेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको सही आयुर्वेदिक दवाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। आयुर्वेदिक दवाई के नाम पे कोई आपको गलत चीज देगा, तो उसकी स्टैंडर्डाइज नहीं होगी तो उसको ज्यादा नुकसान करेगा आपको। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था। थैंक यू। हेलो जी विवेक साहब, गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब नमस्कार। विवेक जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डीपी जी। मेरा क्वेश्चन ये था डॉक्टर साहब से कि जैसे आजकल हमारी जो सिचुएशन है, बड़ा ना एक फियर फैक्टर ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि 90 के लेवल से नीचे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें। सपोज हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 पे बिलो आ जाता है, तो एक आदमी कितने टाइम तक सस्टेन कर सकता है, कि भाई उसको पास कितना टाइम रहता है कि वो इतने टाइम तक अगर पहुंच जाएगा तो सेफ है? क्योंकि कई दफे फियर फैक्टर इतना ज्यादा हो जाता है ना कि वो शॉक्ड हो जाता है आदमी। देखिए क्या होता है, कितनी देर आप सस्टेन करोगे ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी अंडरलाइंग लंग कंडीशन कैसी है। ऐसे लोग जिनकी अंडरलाइंग लंग पहले से ही खराब है, तो अगर उनका 90 से कम चला जाएगा तो वो बहुत जल्दी क्रैश होता है। लेकिन मिनिमम टाइम कितना मिल जाएगा डॉक्टर साहब? देखिए, मिनिमम टाइम तो कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे भी लोग हैं जो 90 से कम आने के बाद उनको 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी दे दो तो वो ठीक है। और ऐसे भी लोग हैं जिनका 90 से कम आएगा और आप कुछ घंटों के अंदर ही वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी डिजीज कैसे है, आपके लंग्स कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्मोकर होते हैं, जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है सीओपीडी, उनका तो रूटीन नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ही 90-92 चल रहा होता है। तो जिनका बेसलाइन 90-92 चल रहा है, अगर वो उनका 88 भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी का नॉर्मली 96-97 चल रहा है और अगर उसका 90 हो गया, 89 हो गया, तो इट्स अ ह्यूज फॉल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे प्रश्नों का आंसर दिया। डॉक्टर साहब, एक और अंतिम प्रश्न है मेरा कि मान लो हमारी सेकंड डोज लग गई है और उसको 20-25 दिन भी हो गए हैं, तो क्या हम एंटीबॉडी डोनेट कर सकते हैं, लाइक प्लाज्मा डोनेशन या कुछ ऐसा कुछ? क्या वो हम कैपेबल हैं कि दूसरे को भी हम एंटीबॉडीज डोनेट कर सकते हैं?
नहीं, अभी उस चीज के ऊपर वो नहीं हुआ है कि वैक्सीन से जनरेटेड आप अपने प्लाज्मा को डोनेट करेंगे, इस चीज के ऊपर अभी वो नहीं है। अभी हम उस पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि पोस्ट वैक्सीनेशन बहुत हर एक इंसान के अंदर उतनी एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं तो कितनी सस्टेन कर रही हैं। अभी थर्ड बूस्टर की बात भी चल रही है वैक्सीन के बाद। तो अभी इस पॉइंट पे हम नहीं है कि अगर आपने सिर्फ वैक्सीन रिलेटेड अगर आपकी एंटीबॉडीज हैं तो आपका प्लाज्मा किसी को फायदा देगा। अभी इसके ऊपर क्लियर कट कुछ भी नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं सर अभी गुड़गांव वासियों को, देखिए मैं क्लियर कट या जो भी लोग आपको सुन रहे हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल, चाहे वो गुड़गांव के हों कहीं के भी हों, हमारा एक दिल्ली वाले भी साथ में है। जी 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 जी। तो पहली बात, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ये सिचुएशन को हम पिछले 1 साल से भी ज्यादा से हम फेस कर रहे हैं, और अगर हम आज भी ऐसा बिहेव करें जैसे कि कोई नई बीमारी है तो ये हमारी गलती है। 1 साल में हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। 1 साल से हमें अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सीख लेना चाहिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कम से कम बाहर निकलें अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरी हो। बच्चों को कम से कम बाहर जाने दें जितना, बिल्कुल जब एसेंशियल हो तब से। कभी भी जाएं मास्क हमेशा पहने, मास्क को अननेसेसरी टच ना करें, टच करें तो अपने हाथ को धोते रहें। जितना डिस्टेंस बना के रखेंगे लोगों से दूर रहें, पास अवॉइड करें, गैदरिंग्स को अवॉइड करें अभी के टाइम पे। और अगर कोई पॉजिटिव हो जाए तो इमीडिएटली कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पूरा डेटा बहुत आराम से अवेलेबल है, हर डॉक्टर हर इंसान आपको गाइड करेगा। अगर आप स्टेबल हैं, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल स्टेबल है, अगर आपको ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट नहीं है तो आप बहुत आराम से घर पे रह सकते हैं। हॉस्पिटल्स में रश अप करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप घर पे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति भी थे यहाँ पे, और जिसमें हमारे डॉक्टर उदय यादव जी भी थे जो हरियाणा के अपने फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के प्रधान, हमारे अभय जैन भी हमारे जैन समाज के प्रधान, अलग अलग समाज के अलग अलग लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े थे। आपने इतना कीमती समय अपना निकाला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और पूरे गुड़गांव वासी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमेशा इसी तरह खुश रहें और हमेशा आबाद रहें, लोगों की सेवा करते रहें। जहां तक कैनविन फाउंडेशन की अपील की बात है, मेरी खुद की अपील की बात है, सबसे बड़ी अपील जो मैं करना चाहता हूँ वो सबसे बड़ी अपील ये करना चाहता हूँ कि हमारे को सबसे ज्यादा ध्यान हमारे बच्चों का रखना है, जिसके लिए हम सबसे ज्यादा केयरलेस लग रहे हैं। हमारे को, मैंने पिछले 3 दिनों से अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने पे बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है। मैं पिछले 3 दिनों से बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले 3 दिनों में गुड़गांव में बेड्स की जो पोजीशन है, गुड़गांव में जो अलग अलग फैसिलिटीज जो हमारी जो भी सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब है। तो ये यदि हम अब नहीं संभले तो आने वाले समय में और ज्यादा खराब हो जाएगी। सरकार की अपनी लिमिटेशन है लॉकडाउन की, लेकिन हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है। हम अपने आप को लॉकडाउन कर सकते हैं, ज्यादा जरूरी हो तो ही हम घर से बाहर निकलें, बच्चों का विशेष ध्यान रखें, जो जरूरत हो वही हम काम करें बाहर जाके, वरना हम अपने आप को उसमें रखें। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं, जितने भी हमारी कंपनीज हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा यदि वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे पाए तो वो वर्क फ्रॉम होम दे। इसी तरह की छोटी छोटी एहतियात हम बरतेंगे तो इस जंग को भी हम जीत के बाहर निकलेंगे। हम पीछे भी जंग जीत के बाहर निकले थे, आने वाले टाइम में भी हम इसको बाहर निकलेंगे। डीपी सर जी सर, वर्क फ्रॉम कैसे दे देंगे? वर्क फ्रॉम उन्होंने मैसेज दे रहे हैं कंपनी वाले कि अगर लॉकडाउन हुआ तो कोई सैलरी नहीं। सर इस पे भी हम एक बात करेंगे, सभी कंपनीज पे हम कोई ना कोई बात करेंगे। हम मैसेज आ गया सर कि अगर लॉकडाउन होता है तो किसी कंपनी को कोई सैलरी नहीं। चलो सर, वर्कर कहाँ जाएंगे? ये हमारे हाथ की बात नहीं है, हम इस पर भी विचार किया जाए। जी सर, जी सर, हम वो कर सकते हैं जो मैं कर सकता हूँ, जो हम कर सकते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं होती। तो हम जब खुद संभलेंगे। सर मैं बात को आपका समर्थन करते हैं, बाकी इस पर भी आवाज उठाया जाए कि वर्कर जो है आज गुड़गांव में करोड़ों वर्कर हैं, वे कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम नवीन गोयल भाई को बोलेंगे कि इस तरह से समाज में किस तरह से सरकार के साथ कोई न कोई अपनी आवाज को बुलंद करें कि लोगों को फाइनेंशियली लॉस भी ना हो, हमारा समाज भी अच्छी तरीके से चलता रहे। तो देखिए, हम धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे आके समय निकाला। और दोबारा से हम कोरोना में सारे एहतियात बरते हुए अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। कैनविन फाउंडेशन की जो भी जिम्मेदारी बनती है हम उसको पूरा निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी से एक बार दोबारा निवेदन करता हूं कि हमारे को प्लाज्मा की हमारी मुहिम में, वैक्सीनेशन की हमारी मुहिम में
बढ़ चढ़ के भाग लेना और इस हमारी कोरोना की लड़ाई में इस जंग को हमें जीतना है। तो हमारे गुड़गांव के डॉक्टर्स, गुड़गांव के हॉस्पिटल बहुत कैपेबल हैं। अभी भी ऐसी पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन यदि ये सिचुएशन खराब होती चली गई तो बहुत जल्दी हम इसमें बहुत ही बुरी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है हम सब मिलके इसके खिलाफ लड़ेंगे और छोटे छोटे एहतियात बरत के हम इससे बाहर आएंगे। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।